नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार प्रदान करने वालों में बदलेगी। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 86 हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। उड़ीसा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना महामारी लंबे समय तक जारी रह सकती है। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों से चीन के खिलाफ और अधिक एकजुट प्रयासों की अपील की। और टोक्यो ओलंपिक के लिए महिला और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे। समाचार प्रभात के संग में मैं अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी नई शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों से अधिक रोजगार प्रदान करने वालों में बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये नीति 21वीं सदी के युवाओं की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी सुदृढ़ करेगी। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को एक मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में 3 चीजें कभी बंद ना करें: सीखना, जिज्ञासा व्यक्त करना और समाधान करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और नई शिक्षा नीति ने इसे ध्यान में रखा है। कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सोमवार तक चलेगा। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 4था संस्करण है। इसका आयोजन देश के युवाओं को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक स्वराज से स्वावलंबी भारत विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। इसका आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है। श्री शाह ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि आज इस नारे को दोहराना बहुत सहज स्वाभाविक लगता है, लेकिन 19वीं सदी में बहुत कम लोग ये साहस कर पाते थे। श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को लेकर लोकमान्य तिलक के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 6ठी से 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने का मंच है। उन्होंने कहा कि ये छात्र न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति भारत को विश्व स्तरीय ज्ञान का केंद्र बनाने में मददगार होगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में पढ़ाई की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए युवाओं की खोज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग अलग स्तर पर प्रवेश और बीच में छोड़ने की सुविधा युवाओं के लिए स्वागत योग्य कदम है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को इस बदलाव के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि उन्हें ही इसे आगे बढ़ाना है। स्कूली और उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में SARS-CoV-2 के 1000 जीनोम को क्रमबद्ध करने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए 16 तरह के टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। स्वास्थ्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में कोविड-19 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करने के अवसर पर ये बात कही। बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा कोविड-19 से जुड़े डेटा कोष का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये कोष फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अथक प्रयासों की सराहना की। सरकार ने वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। भारत में कोविड-19 के रोगियों की मृत्यु दर लगातार कम होने के कारण ऐसा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना का इलाज करा रहे बहुत कम रोगियों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। देश में कल तक केवल 0.22% रोगी वेंटिलेटर पर थे। देश में वेंटिलेटर निर्माण क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। इस समय 20 विनिर्माता वेंटिलेटर बना रहे हैं। इस वर्ष मार्च में सभी प्रकार के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ताकि इनका इस्तेमाल कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने में किया जा सके। भारत में विश्व की तुलना में कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर सबसे कम दर्ज की गई है। देश में मृत्यु दर घटकर 2.15 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 10,94,374 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 36,559 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 64.52% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल एक दिन में सबसे अधिक 57,118 कोविड-19 के नए मरीज सामने आए हैं। अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई है। एक दिन में 764 लोगों की मौत के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या 36,511 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,25,689 नमूनों की जांच की गई है। दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक ये सर्वेक्षण किया जाएगा। पहले चरण में 27 जून से 10 जुलाई तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में ये सर्वेक्षण किया गया था। इस जांच में एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए एलिजा किट का इस्तेमाल किया गया।
इस बीच दिल्ली में पिछले एक दिन में कोविड-19 के 1118 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,36,716 हो गई है। दिल्ली सरकार ने 1,22,000 से अधिक लोगों को इस संक्रमण से ठीक होने की पुष्टि की। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,201 लोग स्वस्थ हुए हैं और 26 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,989 हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से घोषित लॉकडाउन के बाद राज्य में नया लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 32,614 हो गई है। राज्य में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें अब अपनी अर्थव्यवस्था की गति को तेज करना है, इसलिए अब से राज्य के किसी भी जिले में तालाबंदी नहीं होगी। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी भी जिले में तालाबंदी की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश सक्रिय और पॉजिटिव दोनों मामलों में देश में 15वें नंबर पर है। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में 8,769 सक्रिय मामले हैं। वहीं राज्य में परीक्षण की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। कल राज्य में 16,198 नमूने लिए गए थे। इस बीच राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो थीम पर किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। यह एक जागरूकता अभियान है जिसके तहत लोगों को मास्क पहनने और अनिवार्य रूप से परस्पर दूरी का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाएगा। वहीं राज्य में अब तक 22,969 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में पिछले 24 घंटों में 3,521 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 54,508 हो गई। संक्रमित व्यक्तियों में राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 35,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 18,722 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप संजीवनी लॉन्च किया है। इसके जरिए कोरोना की जांच और इलाज से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर मिल सकेगी। इस ऐप में एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से कोरोना पीड़ित यदि होम आइसोलेशन में है तो वे अपनी जानकारी दे सकते हैं। इससे डॉक्टरों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा है कि जो लोग इच्छुक हैं उनकी जांच सुनिश्चित कराई जाए। राज्य में अब तक 5,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड परीक्षण सुविधा बढ़ाने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर जांच की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने इन दोनों विधियों से नमूनों के परीक्षण के लिए अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस सिलसिले में निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षण परिणाम संबंधित व्यक्ति को जारी किए जाने से पहले राज्य प्राधिकरणों को भेजे जाएंगे। रैपिड एंटीजन जांच के लिए निजी प्रतिष्ठान अधिकतम 450 रुपये ले सकेंगे। आरटी-पीसीआर परीक्षण का शुल्क 2,200 रुपये रखा गया है। कर्नाटक में कल कोरोना संक्रमण के 5,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल 1,29,287 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में कल 3,808 व्यक्तियों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। अभी तक 53,648 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 41.52% है। इस महामारी से मृत्यु दर 1.87% दर्ज हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमण के उपचार के लिए सभी रोगियों से अधिक शुल्क न वसूलने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी अस्पतालों में उपचार का अधिकतम शुल्क निश्चित कर दिया है। तमिलनाडु में कल 5,800 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,51,000 हो गई है। मिजोरम में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यव्यापी आंशिक लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
परिवहन और कारोबारी गतिविधियों को ज्यादा छूट दी गई है। सभी जिला मुख्यालयों में शाम 8:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं बंद रहेंगी। नागालैंड में कोविड के संक्रमण का जबरदस्त असर बना हुआ है। राज्य में कल एक दिन में 138 नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार दीमापुर से 117 मामले सामने आए, जबकि राजधानी कोहिमा में संक्रमण के 21 मामले दर्ज हुए। कल 5 मरीज स्वस्थ हुए। इस तरह स्वस्थ हुए व्यक्तियों की कुल संख्या 640 हो गई है। इस समय राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1831 है, जिनमें से 1183 सक्रिय मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के लंबे समय तक जारी रहने की चेतावनी दी है। संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक के बाद ये चेतावनी जारी की गई। संक्रमण फैलने के 6 महीने के दौरान आपात समिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने विश्व के विभिन्न देशों पर इस महामारी के सामाजिक आर्थिक असर पर विचार किया और इसकी रोकथाम के लिए सामुदायिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी रखने पर बल दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार प्रदान करने वालों में बदलेगी। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 86 हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। ओडिशा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की अनुमति दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना महामारी लंबे समय तक जारी रह सकती है। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों से चीन के खिलाफ और अधिक एकजुट प्रयासों की अपील की। और टोक्यो ओलंपिक के लिए महिला और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे। संस्कृत दिवस पर सुनना न भूलें आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा सोमवार प्रातः 7:10 से FM समाचार चैनल पर। पंजाब में जहरीली शराब दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। अकेले तरन-तारण में 63 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर में 12 और गुरदासपुर जिले के बटाला में 11 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 7 आबकारी अधिकारियों और 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 2 पुलिस उपाधीक्षक और 4 SHO शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने माझा दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। निदेशालय इस मामले में नामजद व्यक्तियों के वित्तीय लेन देन का पता लगा रहा है। सरकार ने एक ट्विटर यूजर के उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें भव्य आंतरिक सज्जा वाले विमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक विमान बताया गया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के विमान का नहीं बल्कि बोइंग 787 विमान के निजी ड्रीमलाइनर मॉडल का ये चित्र है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन से विदेश में रह रहे 10 लाख से अधिक भारतीयों को फायदा हुआ है। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि इस वर्ष 6 मई से अब तक 9 लाख से अधिक भारतीय यातायात के विभिन्न साधनों के जरिए स्वदेश लौटे हैं और 1,16,000 से अधिक लोग विदेश गए हैं। उन्होंने कहा कि कल 3,124 भारतीयों की विभिन्न देशों से वापसी हुई है। श्री पुरी ने आशा प्रकट की कि इस मिशन के 5वें चरण से और अधिक नागरिकों को लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना में मरने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में कल हुई इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक क्रेन लोडिंग टेस्टिंग के दौरान गिर गई।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जैसे जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती जा रही है, सभी वर्गों के लोगों में उत्साह और प्रसन्नता लगातार बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर घरों में मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, जिसके लिए कुंभकार बड़े ही प्रसन्न और उत्साह से इन दियों को तैयार कर रहे हैं। दिया बनाने वाले विनोद कुमार कहते हैं, अब की बार जो ये हम लोगों को दिया बनाने का हम लोगों को बहुत खुशी है कि जन्मभूमि का न्यूज रखा जाएगा और उसमें दिए कुछ होगा, इसलिए हम लोग हमारा पूरा गांव भी खुशी है। मंदिरों में फूलों की आपूर्ति करने वाले माली नीतीश कुमार का कहना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि राम मंदिर भूमि पूजन में हम लोग को फूल पहुंचाने का मौका मिला है। ये फूल हमारे यहाँ बनारस, लखनऊ और थाईलैंड से फूल आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अयोध्या में जन्मित हैं। हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है 493 सालों के बाद। मुख्य मार्गों पर इमारतों को पीले रंग से बहुत अच्छे और आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसके अलावा कई टीमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों और घटनाओं पर आधारित चित्रों को यहां विभिन्न रास्तों की दीवारों पर उकेरने में लगी हुई हैं। अयोध्या में राजेंद्र सोनी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मुल्तान सिंह यादव। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। 2014 में अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसे ODF प्लस का नाम दिया गया है, जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शौचालयों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 60 करोड़ लोगों को उनका इस्तेमाल करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना और 30 करोड़ महिलाओं को गरिमा प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल शौचालय बनाने का विषय नहीं था, देश के 60 करोड़ लोगों के जीवन में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का विषय था। देश की लगभग 30 करोड़ माताओं बहनों के जीवन में एक गरिमा प्रदान करने वाला विषय था। कई जगह शौचालयों को नाम दिया गया इज्जत घर। मुझे लगता है कि निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब प्रस्तुत है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और सशक्तिकरण पर विशेष श्रृंखला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव में पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में समुचित ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है। जन शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटिका रखी गई है, जिसमें लिखित शिकायत डालकर लोग सरकार को अपनी परेशानियों और सुझावों से अवगत करा सकते हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जन शिकायत तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोगों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जाता है और उपराज्यपाल की शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा इसकी कड़ाई से निगरानी की जाती है। जम्मू कश्मीर के आवाज़े अवाम पोर्टल में सलाहकारों द्वारा सार्वजनिक आउटरीच बैठकों को प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक तंत्र भी शामिल किया गया है। शिकायतों को डाक सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जाता है और शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से LG के शिकायत सेल में भी लाया जा सकता है। यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आवाज़े अवाम के साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी CP ग्राम्स के एकीकरण के बाद देश भर से CP ग्राम्स पर प्राप्त शिकायतों को स्वचालित रूप से आवाज़े अवाम तक पहुंचाया जाता है। इस तरह जनता से प्राप्त शिकायतों का समाधान शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। यूरोपीय संघ ने अपने 27 सदस्य देशों से विस्तारवादी चीन के खिलाफ और एकजुट प्रयास करने को कहा है।
जर्मनी मीडिया को दिए इंटरव्यू में यूरोपीय संघ के विदेश और सुरक्षा नीति प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने बताया कि चीन अपने पड़ोसी देशों और विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और भारत की सीमा से लगे इलाकों में अधिक आक्रामक हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के नेता हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की खुलकर अनदेखी कर रहे हैं। श्री बोरेल ने यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों से और ज्यादा तालमेल के साथ प्रयास करने की अपील की। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद ये निर्णय लिया है। कोच और सहायक कर्मचारियों सहित टीम के सदस्य 4 अगस्त से शिविर में भाग लेंगे और परिसर के अंतर्गत ही 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास में रहेंगे। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने या वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्मार्ट इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले के संबोधन को सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। दैनिक जागरण और जनसत्ता की टिप्पणी है, मांगने वाला नहीं, रोजगार पैदा करने वाले होंगे तैयार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, नई शिक्षा नीति से नई पीढ़ी बनेगी आत्मनिर्भर। पंजाब केसरी लिखता है, सीखने पर फोकस करें। वीर अर्जुन की सुर्खी है, नई शिक्षा नीति से भारत शिक्षा का ग्लोबल हब बनेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नई शिक्षा नीति जॉब देने वाला बनाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 5 साल में बनेंगे 11 लाख करोड़ के फोन। 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अमर उजाला में है, भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर बढ़ते तनाव को भी सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर और जनसत्ता के शब्द हैं, नेपाल चीन सीमा से लगे लिपुलेख के करीब चीन के 1000 सैनिक तैनात। वीर अर्जुन हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लिखता है। राजस्थान में चल रही सियासी हलचल पर राष्ट्रीय सहारा की हेडलाइन है, आलाकमान बागियों को माफ कर दे तो मैं गले लगाने को तैयार गहलोत। नवभारत टाइम्स लिखता है, पायलट खेमों को माफ करेंगे सीएम। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या पर जनसत्ता के शब्द हैं, कोरोना मामले 17 लाख पार, एक दिन में सर्वाधिक 57,000 संक्रमित। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार प्रदान करने वालों में बदलेगी। पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 86 हुई, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। उड़ीसा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को कोविड जांच की अनुमति दी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, कोरोना महामारी लंबे समय तक जारी रह सकती है। यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों से चीन के खिलाफ और अधिक एकजुट प्रयासों की अपील की। और टोक्यो ओलंपिक के लिए महिला और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य मंगलवार से बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।